अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि ये वो वाला रिएक्शन है जब मैंने आपको पहले बताया कि जब साइमल्टेनियसली जो कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड और कार्बन टू न्यूक्लियोफाइल मतलब फ़ौरन अब ये ब्रेकेज फ़ौरन होगी कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड की, और कार्बन टू न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड है फ़ौरन एक साथ फॉर्मेशन होगी, तो हम इसे कहेंगे, तो जो जल फ़ौरन होगा तो हम ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसको हम बाय मॉलिक्यूलर कंसिडर करेंगे। तो इसमें ऐसा क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, दिस इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक साथ दोनों होंगे, बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगी। दिस इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक स्टेप में मैकेनिज्म होता है, इसमें एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज भी होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। दिस इज अ सिंगल स्टेप फॉर्मेशन एज सुन एज द न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट्स अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू कर देता है कार्बन के ऊपर, यहाँ पे जैसे आप देखें, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करना शुरू होता है, यानी देखिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक तभी करता है ना जब उसको जस्ट बॉन्ड बनाना होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, उसी वक्त कार्बन का जो हैलोजन के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। So electrophilic carbon, as soon as the nucleophilic nucleophile starts attacking the electrophilic carbon of the substrate, the bond with which the leaving group is attached starts breaking. In other words, हम ये कह सकते हैं the extent of bond formation is equal to बॉन्ड ब्रेकेज, यानी जितने कह रहे हैं कि जितने बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उतनी ही बॉन्ड ब्रेकेज होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मैकेनिज्म इज द डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा कि ये जो इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा एट 180 डिग्री। यानी अगर लीविंग ग्रुप इस जगह पे मौजूद है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी एट 180 डिग्री पे से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बिल्कुल 180 डिग्री पर, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट मुखालिफ साइड। तो वो ये बता रहे, इट अटैक्स फ्रॉम द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, यानी न्यूक्लियोफाइल वहाँ से अटैक करेगा जो कि लिविंग ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, वहाँ से अटैक करेगा इन ऑर्डर टू। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। आप देखिए, अब आपको पता है इस केस में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज भी उसी टाइम पे हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी उसी साइड पे हो रही है, प्लस कार्बन के 3 बॉन्ड्स अलग है जो हाइड्रोजन के साथ भी बने हैं। ठीक है। तो इस तरह तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए कार्बन के इधर इस पिक्चर को अगर आप देखिए तो कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और एक इसका बॉन्ड अभी बना हुआ है, अभी टूटा नहीं है, और एक इसका बॉन्ड ब्रोमीन के साथ जो टूटने वाला है, और एक इसका बॉन्ड OH के साथ बनने वाला है। ठीक है। तो अब इस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को मतलब और ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को मैक्सिमम स्पेस करने के लिए ना, अब देखिए ये कार्बन इस वक्त 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। आपको पता है जब कार्बन 4 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ये तो आपने पढ़ा है ना कि जब कार्बन 4 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसका कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और उस वक्त ये जो आपको पता है ये चारों के चारों बॉन्ड टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं 3 डायमेंशन में। ठीक है। तो इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए मैक्सिमम स्पेस मिल जाए, इसके लिए क्या होगा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है। इधर तो आपको जैसे नज़र आ रहा है इसकी sp3 है, लेकिन इस इनकमिंग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को मैक्सिमम स्पेस मिले, इसके लिए कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 हो जाएगी टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट तौर पे नहीं। sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की होगी ना, तो उसका नतीजा ये होगा, आपको पता है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ इसकी वजह से कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी उसके 3 बेसिकली बॉन्ड जो होते हैं, यानी 3 जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो एक ट्राइंगल में आ जाते हैं और एक प्लेन में आते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन टेम्परेरी यानी वक्ती तौर पे sp2 हुई है, तो आप देखिए ये तीनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये एक ट्रायंगल की शेप में आ गई और एक प्लेन पे होंगी, और इस ट्रायंगल के एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर, जैसे आपको पता है ना sp2 में क्या होता है, 90 डिग्री पे कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना। तो इसके, या आप कह दें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये भी होता है कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स होते हैं उसके एग्जैक्ट 90 डिग्री पर क्या कहते हैं वो अनपेड p ऑर्बिटॉल मौजूद होते हैं। ये बात समझ आइए। तो एटॉमिक जो p ऑर्बिटॉल होता है या pz ऑर्बिटॉल वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है ना कि ये जो 3 ऑर्बिटॉल जो sp2 होते हैं इसके 90 डिग्री पर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटॉल मौजूद है। तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है sp2 हुआ, तो ये जो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये sp2 हो गए। आई मीन टू से कि
कि ये जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई और ये जो तीनों कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये ट्रायंगल में आ गए और एक प्लेन पे आ गए और इन तीनों बॉन्ड्स के 90 डिग्री पे आ गए ब्रोमीन और OH। अब एक साइड पे 90 डिग्री यानी बिल्कुल ये जो ब्रोमीन है या हाइड्रोक्सिल है ये बिल्कुल इन तीनों के ये जो ट्रायंगुलर प्लेनर कार्बन है उसके जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर Br, ऊपर की साइड पे 90 डिग्री पर ब्रोमीन है, नीचे की साइड पे 90 डिग्री पर OH है। ठीक है। अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की ये टेम्पररी होगी। ठीक है। ये इसलिए ऐसी होगी ताकि ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है इसको मैक्सिमम स्पेस मिले। समझ आ रही है? ये टेम्पररी तौर पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हुई है, यानी ये तीनों एक प्लेन पे आ गए ट्रायंगुलर के कोने पे और प्लेनर हो गए उसके 90 डिग्री पर ये दोनों। अब इन दोनों को मैक्सिमम स्पेस मिल रही है। इसको बॉन्ड ब्रेकेज, ब्रोमीन को बॉन्ड ब्रेकेज के लिए मैक्सिमम स्पेस मिल रही है और OH को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम स्पेस मिल रही है। अब आखिर में क्या होगा, फिर ये ब्रोमीन एटम आपको पता है या ब्रोमीन या जो भी हैलोजन एटम है, ब्रोमीन तो आपके एग्जाम्पल के लिए ना, अब जैसे ये अपने ये बिकॉज दिस इज अ लिविंग ग्रुप, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन पे एक साथ निकलेगा बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ इसका जो बॉन्ड है कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। जैसे इसका बॉन्ड इसके साथ कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा उसी वक्त कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वो क्या हो जाएगी, दोबारा से sp3 हो जाएगी। ठीक है। तो ये sp2 जो है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब इधर देखिए ऐसी होगी, दोबारा sp3 होगी। इस केस में एक और आप ये चीज़ नोट करें कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस। ये ऐसे है कि जैसे आप किसी आईने के सामने जब आप इस तरह, यानी इधर आपको लेट्स सपोज मैं जहाँ पे इशारा करूँ, अगर आप इधर एक आईना रखा हुआ है, इसमें अगर आप अपनी शक्ल देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऑपोजिट उसकी शक्ल मिलेगी। यानी जो चीज़ यहाँ पे है ना वो आपको आईने में बिल्कुल इस साइड पे उल्टी दिखाई देगी। तो इस जो है SN2 मैकेनिज्म के नतीजे में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस। यानी आप इसकी कन्फिग्रेशन देखें, इसमें ब्रोमीन इधर है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो इस साइड पे है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड पे है और ये तीनों इस साइड पे, यानी इस केस में कन्वर्जन बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पे इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मैं बताती हूँ। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मैकेनिज्म इज द एडिशन ऑफ is the direction of attack of the attacking nucleophile. It attacks from the side which is opposite to the leaving group. ये उस साइड से अटैक करेगा जो कि लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट होगा। ठीक है। In order to give the nucleophile enough room to attack, nucleophile at the substrate change or carbon atom changes its hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2. अच्छा, इस केस में वो ये भी कह रहा है द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द चेंज इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, एवरीथिंग अकर्स एट द टाइम। वो कह रहे हैं एक साथ ये सारा प्रोसेस एक साथ हो गया। जैसे आप ये दरमियान में ये देख लीजिए जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगी, एक वक्त में सारा कुछ हो रहा है, यानी बॉन्ड फॉर्म ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन और जो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो डिपार्चर है लिविंग ग्रुप का, फॉर्मेशन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और जो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सारी एक साथ हो रही है। ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन वो ये कह रहे हैं कन्फिग्रेशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड गेट्स इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है। अब इस केस में आप इसकी अच्छा रेट, इसमें क्योंकि एक ही स्टेप है ना तो एक ही स्टेप को आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहेंगे। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़े हैं कि हर रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो जो स्लोअर स्टेप होता है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है। यह बात आप चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि जब हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होता है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जो स्लोएस्ट रिएक्शन होता है वो रिएक्शन का रेट डिटर्मिन करता है। अच्छा, और उसी स्लोएस्ट स्टेप से हम रेट इक्वेशंस भी निकालते हैं। ठीक है। अब हम ये जो आपको पता है ये जो SN2 रिएक्शन है ये है ही एक स्टेप, एक ही स्टेप में हो रहा है ना, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो जाहिर बात है जो एक ही स्टेप है यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब जब हम इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक अल्काइल हैलाइड और एक जो भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ज़रूरी नहीं OH है। तो चूंकि इसके अंदर इसमें जो रेट डिटर्मिन एक स्टेप का क्लोता स्टेप है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और उसमें दो किस्म के हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक अल्काइल हैलाइड का और एक दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो इसकी 2 होगी। ठीक है। तो वो ये बता रहे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग
प्लेस पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा लेते हैं, जितने भी नंबर हो, इसमें वैरायटी का इससे ताल्लुक नहीं है। चाहे एक ही सब्सटेंस हो, अगर उसके दो मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। तो जो मॉलिक्यूलरिटी की डिटर्मिनेशन का ताल्लुक है, ये इसका ताल्लुक ये नहीं है कि कितने इकसाम के मॉलिक्यूल्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि इसका ये कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो एक किस्म की हो, चाहे वो मुख्तलिफ किस्म की हो। तो जब हम इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप देखते हैं तो उसमें हमें पता है कि टोटल जो देखिए अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है और जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसका एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, तो आप टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। तो वे कह रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, since in this mechanism the reaction takes place in only one step, इसमें क्योंकि रिएक्शन होगा, इस मैकेनिज्म में रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में हो रहा है, विच इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहेंगे, एंड 2 molecules are participating in this step, so it is called a bimolecular reaction। इसमें इसको हम इसकी molecularity हम 2 कहेंगे, bimolecular, क्योंकि in this reaction the mechanism the takes place in one step which is also, इसी को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहेंगे, और 2 मॉलिक्यूल क्योंकि हिस्सा ले रहे हैं, टोटल 2 मॉलिक्यूल, तो इसको हम इसको बायोमॉलिक्यूलर कहेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। दस हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। काइनेटिक्स स्टडीज ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN2 मैकेनिज्म हैव शोन। जब इसकी काइनेटिक स्टडीज़ की, काइनेटिक स्टडीज़ का ताल्लुक क्या होता है, जैसे आपने चैप्टर 11 कि ये जो काइनेटिक स्टडीज़ में ही हम बेसिकली ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे आते हैं, मैकेनिज्म की बात करें, जो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं हम काइनेटिक स्टडीज़ में करते हैं, हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बात करते हैं ये हम काइनेटिक स्टडीज़ में करते हैं, हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं ये हम काइनेटिक स्टडीज़ में बात करते हैं, हम रेट इक्वेशन की बात करते हैं हम जो है ये काइनेटिक स्टडीज़ में करते हैं, इवन जो हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की बात करते हैं ये हम काइनेटिक स्टडीज़ में करते हैं। तो ये जो सारी जो टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूलरिटीज़, देन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, मैकेनिज्म, ये सारा के सारा जो है ये काइनेटिक स्टडीज़ में आता है। ठीक है, और रेट इक्वेशन जो होती है, ये सारी चीज़ें जो है काइनेटिक स्टडीज़ में आती है, केमिकल काइनेटिक्स में। सो काइनेटिक स्टडीज़ ऑफ अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN2 मैकेनिज्म हैव शोन, जब इसकी काइनेटिक स्टडीज़ की। अच्छा, काइनेटिक स्टडीज़ क्या होता है? काइनेटिक स्टडीज़ में हम ये स्टडी करते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये पर इसमें टाइम का फैक्टर भी बड़ा आता है, टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि ये रिएक्शन जो है पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, तो ये वाली स्टडीज़ होती है कि पर किस लिहाज से हो रहा है। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिज्म हम इसके बारे में पढ़ते हैं, रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के बारे में पढ़ते हैं, सारे काइनेटिक स्टडीज़ में होते हैं। तो काइनेटिक स्टडीज़ ऑफ द रिएक्शन, जब हमने इसका SN2 मैकेनिज्म की काइनेटिक स्टडीज़ की, हैव शोन दैट the rate of such reaction depends upon the concentration of alkyl हेलाइट एज वेल एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। कि आपको पता है कि वो ये बता रहे हैं कि जब हम रेट इक्वेशन दिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्काइल हेलाइट पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, और अल्काइल हेलाइट की विद पावर ऑफ 1 पे डिपेंड करता है, यानी पावर ऑफ 2 नहीं, अल्काइल हेलाइट और न्यूक्लियोफाइल की भी पावर ऑफ 1 पे डिपेंड करता है। पावर ऑफ पावर ऑफ 1 इसलिए मैंने बताया हुआ है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब कभी उसमें जो है ये इधर 2 भी आ सकती है, पावर 2 पे भी डिपेंड करता है बाज़ औक़ात रेट, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है। कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जिनका रेट जो है, जब हम रेट इक्वेशन दिखते हैं तो उसकी पावर 2 मेंशन करते हैं, क्योंकि उनकी चेंज करने से ना रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। आप उसकी अमाउंट डबल करो तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है। तो उसका जो उन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को चेंज करने का जो असर है ना वो रेट पे, वो डायरेक्टली पोर्शन है, विथ पावर ऑफ 1 वो असर डाल रहे हैं। ठीक है, उनकी पावर मतलब 1 विथ पावर ऑफ 1, ये दोनों जो अल्काइल हेलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल जो है ये रेट पे असर तो डाल रहे हैं लेकिन विथ पावर ऑफ 1, यानी आप इसकी करेंगे तो डबल, इसको डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, इसको डबल करेंगे तो रेट डबल होगा। ये बात समझ आइए, अल्काइल लाइट को ट्रिपल करेंगे तो रेट ट्रिपल होगा, इसी तरह न्यूक्लियोफाइल को ट्रिपल करेंगे तो रेट ट्रिपल होगा। ठीक है, तो ये जो है ये अफेक्ट डाल रहे हैं रेट पर, बट विथ पावर ऑफ 1, ये विथ पावर ऑफ 2 नहीं अफेक्ट डाल रहे। अगर ये पावर ऑफ 2 अफेक्ट डालते हैं तो हम इसकी अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते तो रेट 4 टाइम्स हो जाता, इसकी हम कंसंट्रेशन 3 करते तो रेट 9 टाइम्स हो जाता। तो चूंकि ये अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल जो है ये असर तो डाल रहे हैं रेट पर,
रेट पर बट विथ पावर ऑफ 1, यानी इनकी किसी की भी कंसंट्रेशन 2 टाइम करो तो रेट डबल होता है, 3 टाइम करो तो रेट 3 टाइम्स होता है। तो इसीलिए जो हम इसकी रेट ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ये आपको पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, अल्काइल हैलाइड की पावर ऑफ 1 न्यूक्लियोफाइल की पावर ऑफ 1। तो आप देखें ये इसकी रेट इक्वेशन है। तो आप इसी से आप इस रिएक्शन का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। आप रेट इक्वेशन को सामने रख के आप रिएक्शन को ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। वो कैसे कि इसके जो भी आपने इधर रिएक्टेंट्स मेंशन किए हैं, जो भी आपने इधर मेंशन किए हैं, उनकी जो पावर्स हैं उनको जब आप ऐड करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं उनको ऐड करते हैं तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इस रेट इक्वेशन में क्योंकि अल्काइल हैलाइड की पावर 1 है और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 है, 1 + 1 = 2, तो SN2 जो रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन, इसमें जो है वो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो वो ये बता रहे कहा है कि ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल पे। मैथमेटिकली द रेट जो है ये कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा ये जो हमने रेट एक्सप्रेशन ये ऐसे नहीं किया, सिर्फ वैसे हमने नहीं डिटर्मिन किया, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि ये रेट एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सिंस द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द अबव एक्सप्रेशन आर यूनिटी, so the order of a typical SN2 reaction will be 1 + 1 = 2 होगा। अच्छा, कौन से अल्काइल हैलाइड्स ये SN2 रिएक्शन, कौन से ऐसे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, कौन से ऐसे अल्काइल जिनमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 वाला, तो उसमें कौन से है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अमंग द अल्काइल हैलाइड्स द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म whenever they are attacked by न्यूक्लियोफाइल, जब भी इनको न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं।